जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों, हम सभी लोग देखने वाले हैं DRDO CPT-M11 के जो एग्जाम होने वाले हैं साथियों 23 मार्च से, उनके लिए साथियों बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन को। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके 23 मार्च के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम भी साथियों 23 मार्च को है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देख कर जाइएगा। यहां से प्रश्न आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और यदि आप इस बार एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और यहां से देख कर ही जाइएगा इन सभी क्वेश्चन को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का उदाहरण नहीं है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, प्लाज्मा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट की खोज जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट की जो खोज हुई थी ये किस वर्ष हुई थी। तो इनकी खोज जो है आपके वर्ष 1995 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। चलिए बताइएगा आप कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर ले जाया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो आप बताएंगे जी का मान जो है घटता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, घटता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। क्वेश्चन है कि पलायन वेग का मान जो है ये किन कारकों पर जो है निर्भर करता है। चलिए बताइएगा आप कि पलायन वेग का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो याद रख लीजिएगा ये निर्भर करते हैं किस पे। तो याद रखिएगा ग्रहों के द्रव्यमान और त्रिज्या पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, ग्रहों के द्रव्यमान और त्रिज्या पे करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो है यहाँ पे बल किसके समानुपाती होता है। चलिए बताइएगा आप कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये संवेग परिवर्तन की दर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के तृतीय नियम का यहाँ पे व्यवहारिक यहाँ पे उदाहरण क्या है। चलिए बताइएगा आप कि न्यूटन के तृतीय नियम का व्यवहारिक उदाहरण क्या होगा। तो न्यूटन के तृतीय नियम का जो व्यवहारिक उदाहरण होगा ये रॉकेट का यहाँ पे प्रक्षेपण होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने जूल के बराबर जो है होते हैं। चलिए बताइएगा आप कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 3 × 6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का यहाँ पे द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइएगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधी हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, आधी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके 23 मार्च के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इनको याद करके जाइएगा और बताइएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये वाट हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है वाट हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जो है किसी वस्तु को कितना न्यूनतम वेग देना होगा। चलिए बताइएगा आप कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए किसी वस्तु को कितना न्यूनतम वेग देना होगा। तो याद रख लीजिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड देना होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है जड़त्व का यहाँ पे मान सबसे अधिक होगा। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। तो ये हो जाएंगे एक ट्रक पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, एक ट्रक पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे स्थिति आवश्यक है। चलिए बताइएगा आप कि कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है। तो कार्य के लिए जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके बल और विस्थापन दोनों होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, बल और विस्थापन दोनों होना चाहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या की दिया गया है कि किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। चलिए बताइएगा। तो किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है। तो याद रख लीजिएगा ये निर्भर करते हैं द्रव्यमान और ऊंचाई पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 40 नंबर का सही जवाब mgh हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, mgh इसका सूत्र है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके गतिज ऊर्जा पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका और क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा इनको जाने जाते हैं जड़त्व के नियम के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया। चलिए बताइएगा कि द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रख लीजिएगा इसके सिद्धांत दिए हैं आइंस्टीन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आइंस्टीन दिए हुए। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है। तो इसके अनुसार जो है गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 50 किलोग्राम द्रव्यमान को 2 लीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य जो है ये कितना होगा।
चलिए बताइएगा। तो एक व्यक्ति 50 किलोग्राम द्रव्यमान को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो याद रख लीजिएगा, उनके द्वारा किए गए कार्य जो 1000 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में लेम्बडा किस भौतिक राशि का यहाँ पे प्रतीक है? तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में लेम्बडा किस भौतिक राशि का प्रतीक हो जाएगा? तो ये प्रतीक हो जाएंगे तरंगदैर्घ्य के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तरंगदैर्घ्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो याद रख लीजिएगा, यह होते हैं 10 मीटर के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 10 बाई 10 मीटर के बराबर होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव कान के श्रव्यता सीमा जो है कितनी होती है? तो मानव कान के जो श्रव्यता सीमा होती है कितनी होती है? तो इनकी सीमा जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की चाल जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो है लोहा में अधिक होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोहा में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो है यहाँ पे कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? तो याद रख लीजिएगा, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग में सही संबंध जो है कौन सा है? चलिए लगाइएगा कि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग में सही संबंध कौन सा है? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि परमाणु के नाभिक की खोज जो है किसने की थी? चलिए बताइएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज जो है किसने किया था? तो रदरफोर्ड किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, रदरफोर्ड किए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन से यहाँ पे कण जो है पाए जाते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो याद रख लीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या यहाँ पे दर्शाती है? चलिए बताइएगा कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो याद रख लीजिएगा, ये दर्शाते हैं प्रोटॉनों की संख्या को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आपका कि समस्थानिक क्या होते हैं? चलिए बताइएगा आप कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, समस्थानिक जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो समस्थानिक होते हैं आप सभी लोग का क्या? तो आप बताएंगे समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने किस तापमान पर जो है समान मान दर्शाते हैं? चलिए बताइएगा कि सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने किस तापमान पर समान मान दर्शाते हैं? तो आप याद रख लेंगे, ये दर्शाते हैं आपके -40 डिग्री पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु की यहाँ पे उष्माधारिता का एसआई मात्रक जो है क्या है? चलिए बताइएगा आप कि किसी वस्तु की उष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो किसी वस्तु की उष्माधारिता का एसआई मात्रक जो होगा ये आपके जूल प्रति केल्विन होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, जूल प्रति केल्विन होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि बर्फ का गुप्त उष्मा यहाँ पे कितनी होती है?
तो बर्फ का जो गुप्त उष्मा होती है कितनी होती है? तो बर्फ का गुप्त उष्मा जो है ये होते हैं कितने? तो 336 जूल ग्राम होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, 336 जूल प्रति ग्राम होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि उष्मा हस्तांतरण की यहाँ पे कौन सी विधि मुख्यतः द्रव्य और गैसों में होती है? तो उष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि मुख्यतः द्रव्य और गैसों में होती है? तो आप याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे यहाँ पे संवहन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, संवहन होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि उष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि मुख्यतः ठोस पदार्थों में होती है? तो उष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि मुख्यतः ठोस पदार्थों में होती है? तो ये होते हैं चालन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, चालन में होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथियों आप इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस क्लास की जरूरत हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।